राष्ट्रपति भवन में आज होगा भारत रत्न सम्मान समारोह। लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति। जननायक कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया जाएगा सम्मान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन। वहीं बिहार में पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी मौका। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। आज होगा कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक, परिवार के साथ संपर्क में अधिकारी। ईडी सीबीआई के बाद अब इनकम टैक्स को राहुल गांधी की धमकी। आयकर नोटिस के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस का आंदोलन। बीजेपी ने कहा संविधान और कानून से ऊपर नहीं है कांग्रेस। हिमाचल के लाहौल स्पीति और अटल टनल में ताजा बर्फबारी से बढ़ी ठंड। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भागों में फिर से बारिश और आंधी के जताए आसार। भारतीय नौसेना के सामने समुद्री डाकुओं ने टेके घुटने। 23 पाकिस्तानी सहित ईरान के जहाज को बचाया। 12 घंटे से अधिक समय तक चला अभियान। मियामी मास्टर्स के फाइनल में आज रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पर नजर। क्रोएशिया के डॉडिज और अमेरिकी क्वेजिस की जोड़ी से होगा मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को अब विस्तार के साथ। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 5 महान हस्तियों को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगी। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत सम्मान से नवाजा जाएगा। बात करें लालकृष्ण आडवाणी की तो 1980 में जब VHP ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी, तो आडवाणी जी की अगुवाई में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। उन्होंने राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा से भारतीय राजनीति में व्यापक जन आंदोलनों की नई परिपाटी शुरू की। आडवाणी जी ने अपने राजनीतिक कौशल, संगठनात्मक शक्ति, प्रशासकीय अनुभव और विकास से जुड़ी विचारधारा से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का प्रवाह किया था। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जो 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरीलाल कमीशन लागू कर राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू कर समाज के दबे पिछड़े हितों के लिए काम करते रहे, सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया और राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम सबसे पहले किया। राजनीति में बड़े पदों पर लंबे समय तक रहने के बावजूद जब उनका निधन हुआ तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम पर नहीं था। पेशे से कृषि विशेषज्ञ और वकील पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जब राजनीति में आए तो कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 21 जून 1991 को देश के प्रधानमंत्री जब वो बने तो उस वक्त भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी नीचे था। 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार के पहले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने तथाकथित लाइसेंस परमिट राज के अंत का ऐलान किया और भारत में एक नई खुली हुई अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के ज्यादातर फैसलों में किसान शामिल होते थे और उन्हें ये मालूम था कि भारत में किसानों की तरक्की के बिना देश की असली तरक्की मुमकिन नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून पारित करवाया।
केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ली। हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने आलू, गेहूं, चावल, जूट के जेनेटिक्स में रिसर्च किया। अधिक उपज देने वाले धान की प्रजातियां विकसित करने में उनकी अहम भूमिका रही। उनकी रिसर्च के कारण कम आय वाले किसानों को अधिक उत्पादन में सहायता मिली। डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1979 में कृषि मंत्रालय के प्रमुख सचिव के रूप में भी काम किया। बात पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की, जिसके शव को उनके गाजीपुर स्थित घर में रखा गया है। लिहाजा यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर की पुलिस परिवार के लगातार संपर्क में है। कल रात ही बांदा से मुख्तार के शव को पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर लाया गया, जिसके बाद से यहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। आज ही शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। घर से लेकर कब्रिस्तान की दूरी करीब 700 मीटर है। सभी तैयारियां पूर्ण हैं। आप देख सकते हैं कि जो रूट है वो उनके आवास से लेकर कब्रिस्तान का लगभग 900 मीटर का, ये 600-700 मीटर का रूट है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके हम लोगों ने रूट पे, जनाजे के रूट पर फोर्स लगा दी है, मैजिस्ट्रेट्स लगा दिए हैं और लोगों पे नजर रखी जा रही है। व्यवस्था पूरी पूर्ण है और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम संपन्न। जिनकी लिस्ट हमारे पास है, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो रहेंगे और उनके जान पहचान के लोग जो भी हैं, जो मिट्टी डालने की रस्म करना चाहते हैं वो भी आएंगे। पुख्ता व्यवस्था की गई है। पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद वो हैं, परिवार के लगातार संपर्क में हैं और जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से सुपुर्दे खाक किया जाएगा। रात शव आके उनके आवास पर रखा हुआ है। अर्धसैनिक बल, पुलिस बल सभी उपलब्ध हैं और रात भी लोगों से अनुरोध कर लिया गया था। पुनः हमारी टीमें हर जगह कर रही हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाई जाए। और अब बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ ही राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर मतदान होगा। इसमें केवल बिहार में 2 अप्रैल तक नाम वापस लिया जा सकता है। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण के तहत बिहार की 4 सीट के लिए 70 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। जिन 4 सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा, उनमें सबसे अधिक 22 उम्मीदवार गया सीट पर हैं, जबकि औरंगाबाद में 21, नवादा में 17 और जमुई में 12 प्रत्याशी शामिल हैं। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी मौका है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन दोनों प्रदेशों में वोटों की गिनती 2 जून को होगी। देश की संस्थाओं को लगातार धमकियां देने को लेकर कांग्रेस सवालों के घेरे में है। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एजेंसियों को फिर खुली धमकी दी। आयकर नोटिस के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस आंदोलन करेगी। कांग्रेस की ये धमकियां सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। शुक्रवार शाम डीडी न्यूज के प्राइम टाइम शो में कांग्रेस प्रवक्ता से जब इनकम टैक्स मामले को लेकर सवाल हुआ तो वो सबक सिखाने की धमकी देने लगे। संस्थाओं की आजादी की दुहाई देने वाली कांग्रेस इन्हीं संस्थाओं को खुलेआम धमकी देने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार शाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बार फिर खुली धमकी दी। उन्होंने लिखा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है।
राहुल ने अपनी पोस्ट में एक पुराने बयान का वीडियो भी लगाया। दरअसल 15 मार्च को राहुल गांधी पत्रकारों से बात करते हुए एजेंसियों को ऐसे ही खुली धमकी दे रहे थे। उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। शुक्रवार शाम डीडी न्यूज की प्राइम टाइम डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता से जब इनकम टैक्स मामले को लेकर सवाल किया गया तो वो जवाब देने के बजाय सबक सिखाने की बात कहने लगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने सत्ता में आने पर लोक सेवा प्रसारक को भी सबक सिखाने की धमकी दे डाली। टैक्स पेयर मनी से चलने वाले जितने विभाग हैं, वो चाहे जो केंद्रीय एजेंसियां हैं या स्टेट ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, उनको ये तो सबक सिखाना जरूरी हो गया है कि आप किसी के चरण चुम्बक नीरज तो जी, आप नहीं सबक बनेंगे। सिखाएंगे, स्टेट और नेशनल ब्रॉडकास्टर्स को सबक सिखाएंगे। इससे पहले 600 से अधिक वकीलों और कानूनविदों ने देश के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उस निहित स्वार्थ समूह की शिकायत की गई थी जो अपने हितों के लिए न केवल न्यायपालिका पर दबाव बना रहा है बल्कि अदालतों को बदनाम भी कर रहा है। इस चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की कांग्रेस की पुरानी चाहत की याद दिलाते हुए कटाक्ष किया था कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो अब लगातार जो कह रहे थे कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी ने उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया। उनसे नाराज बताए जा रहे थे पप्पू यादव। लगातार इस खबर को हम ट्रैक कर रहे थे और अब वो कांग्रेस का दामन थामने की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लालटेन का साथ छोड़कर कांग्रेस के हाथ का साथ अपनाने की बात पप्पू यादव कर रहे हैं। पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने की घोषणा की है और कांग्रेस का झंडा लेकर मैदान में उतरने की बात पप्पू यादव कह रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी उसी वक्त जताई थी जब उनका टिकट काटा गया और वो लगातार कहते रहे कि पूर्णिया की जनता, वहां की बहु बेटियों के लिए वो काम करना चाहते हैं। और पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी जो जन अधिकार पार्टी है उसका कांग्रेस में विलय कर दिया था। उन्हें पूर्णिया से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लालू यादव ने यह सीट कांग्रेस के लिए ना छोड़ते हुए अपने पास रखी और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू से राजद में आई बीमा भारती को यहां से उम्मीदवार घोषित किया गया था। और इसी पर नाराज बताए जा रहे थे पप्पू यादव। लगातार उनके बयान मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए थे जब उन्होंने कहा था कि वो पूर्णिया में ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहां से वो कहीं नहीं जाएंगे। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद ये फैसला लिया गया है। और सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, तो ये तो साफ है जो बात पप्पू यादव कह रहे थे कि जन अधिकार पार्टी का विलय तो वो पहले ही कांग्रेस में कर चुके थे, लेकिन अब लालटेन का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने की वो बात कर रहे हैं और सीधे मैदान में उतरेंगे कांग्रेस के झंडे को लेकर। देखिए, लालटेन से तो उनका 36 का आंकड़ा पहले ही था। हालांकि कांग्रेस में विलय से पहले उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की थी और जाहिर है कि जब मुलाकात की थी तो ये बात भी हुई होगी कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजद ने उनकी बात नहीं रखी और बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया वहां से। और ये बहुत पहले की बात है। मतलब राजद या इंडी गठबंधन ने अभी पूरी तरह सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की थी। उससे पहले ही राजद ने अपना उम्मीदवार बीमा भारती को पूर्णिया से घोषित कर दिया था। लेकिन अब स्थिति बड़ी विकट हो गई है इंडी गठबंधन के लिए, खास तौर से अभी पप्पू यादव ने यह खुलासा नहीं किया है कि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का झंडा लेके उतरूंगा, मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं और चुनाव लड़ूंगा वहां से। तो स्वतः संज्ञान से उन्होंने समझ लिया कि कांग्रेस आलाकमान उनसे इतना खुश है कि उनको टिकट दे देगा। लेकिन लगातार वो ये बात कहते रहे हैं सलमान की, मधेपुरा की बात की जाए, सुपौल से उन्हें लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि मैं यहाँ पर जो तमाम परिवारजन है उनसे 1 साल से सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में मिलता रहा हूं, यहाँ की बहु बेटियों के साथ, वो मुझे बड़ा भाई मानती हैं। तो इंडी गठबंधन जो अब लगभग हम कह सकते हैं खंडित गठबंधन है, आखिर उनकी बात
आरजेडी की अगर हम बात करें, या कांग्रेस आला कमान ने भी सुनी क्यों नहीं? क्योंकि जब वो बात कह रहे हैं कि जनादेश उनके साथ है पूर्णिया का। देखिए, कांग्रेस शायद गठबंधन धर्म निभा रही है और आरजेडी से काफी पुराना रिश्ता है, साथ साथ चुनाव लड़ते रहे हैं कई बार, इसलिए शायद कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध ली और भरसक पप्पू यादव को मनाने की कोशिश भी की होगी। लेकिन पप्पू यादव का अब ये कोट फेमस हो चला है कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो अब उसी रणनीति के तहत वो शायद चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब कांग्रेस से टिकट मिलेगा या कांग्रेस गठबंधन से बाहर आएगी बिहार में, कम से कम ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब इसमें यही बात हो सकती है कि या तो फ्रेंडली फाइट के तहत पप्पू यादव यहां से चुनाव लड़े, लेकिन सिंबल कौन सा होगा ये स्पष्ट नहीं है। उन्होंने अपनी तौर से तो कहा है कि कांग्रेस का झंडा लेके उतरूंगा। शायद हो सकता है उन्हें अभी भी उम्मीद हो कि राजद से बात करके कांग्रेस उनके लिए वो सीट खाली कराएगी। फिलहाल उन्होंने ये कह दिया है कि 2 अप्रैल को वो नामांकन भरेंगे। तो ये सारी बातें चल रही हैं। उन्होंने तो अपने पत्ते सलमान खोल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान अब क्या फैसला लेती है इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन लगातार वो ये कहते हैं कि बिहार और पूर्वांचल में कांग्रेस को खड़ा करना मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम सत्य है। लेकिन जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ओपो की स्थिति में भी डाल रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस तो मुसीबत में फंस गई है कि वो करे क्या। मतलब साफ छछूंदर वाली स्थिति हो गई है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ये अभी आज दिन में हो सकता है कांग्रेस की तरफ से कोई फैसला, कोई निर्णय आए और पप्पू यादव की स्थिति स्पष्ट हो पाए। फिलहाल अपनी ओर से तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है आंचल कि मैं पूर्णिया से ही लड़ूंगा, और ये दृढ़ निश्चय ऐसा लगता है कि उनका हो गया है। जी आंचल, तो जिस तरह से अब ये धर्म संकट की जो स्थिति कांग्रेस के लिए है सलमान, तो इसका संकट मोचक बनकर सामने कौन आ सकता है? कौन वो फॉर्मूला तय कर पाएगा जिससे आरजेडी भी नाराज ना हो और पप्पू यादव के दिल की बात भी रह जाए? देखिए, अगर आरजेडी ही थोड़ा सा दिल बड़ा करके अगर फैसला लेती है, बीमा भारती को की उम्मीदवारी वहां से वापस ले लेती है, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा कि जो आपका सो कॉल्ड सेक्युलर वोट है वो बंटेगा, और इसमें जीतेगा कौन ये अभी कहा नहीं जा सकता है। बीमा भारती को दरअसल अभी आपने हाल में ही सुना होगा, माई के साथ बाप यानी बहुजन अगड़ा पिछड़ा सब मिला करके उन्होंने कर दिया है। तो इसी के तहत फिलहाल बीमा भारती को वहां से उन्होंने उतारा आरजेडी ने। लेकिन अब ये देखना होगा कि आरजेडी अपने फैसले को बैक ट्रैक करती है कि नहीं, वापस लेती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लालू यादव ने जिस तरह से पूर्णिया से बीमा भारती को उतारने का ये फैसला लिया है, आप इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस हिसाब से देखते हैं सलमान? देखिए, आरजेडी पर ठप्पा ये लगा हुआ था, वो यादवों और मुसलमानों की पार्टी है, ज्यादातर करके यादव समर्थित पार्टी है। इसलिए उस छवि को तोड़ने के लिए उन्होंने बीमा भारती को उतारा है, अति पिछड़े वर्ग से आती हैं। तो ये एक आरजेडी की नजर में ये एक अच्छा मूव था, लेकिन आरजेडी को ही शायद पता नहीं था कि आने वाले दिनों में ये मुसीबत हो सकती है, या शायद जल्दीबाजी में ही उन्होंने उतारा कि पप्पू यादव का क्लेम बने, इससे पहले ही उन्होंने बीमा भारती की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। तो ये सारी चीजें हैं राजनीतिक दांव पेच। तो राजनीतिज्ञ ही अच्छी तरह समझते हैं कि वो कब कौन सा मूव चलते हैं और किस तरह से अपने विरोधियों को पटखनी देते हैं। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, अभी हाल फिलहाल ही वो कांग्रेस में आए थे और इस शर्त के साथ शायद आए होंगे। पहले वो आरजेडी के पास गए थे, लालू यादव से मुलाकात हुई थी और उनका कहना है कि इस बात पर सहमति थी कि आप लड़िए वहां से। लेकिन अब उनके अनुसार, पप्पू यादव के अनुसार कि आरजेडी ने फिर उनकी बात नहीं मानी जी। तो ये सारी चीजें अभी चली हैं और फिलहाल इससे इंडी गठबंधन को बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी जो जनता में जो बात जा रही है वो यही है कि आपस में ये लोग एक नहीं हो सकते हैं। जो कुनबा है सो कॉल्ड,
वो एक नहीं है और आपसी खींचातान बहुत ज्यादा है, तो जनता इससे भ्रमित होती है और निश्चित रूप से फिर वो उस तरफ जाती है जो क्लियर कट कैंडिडेट है किसी पार्टी का, किसी गठबंधन का। और इस आपसी खलिश का असर जो मतदाता है उसके वोट पर भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो पप्पू यादव ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा कि वो दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस के झंडे को लेकर मैदान में उतरेंगे, लेकिन कांग्रेस अब इस पर क्या फैसला लेती है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है फिलहाल खबरों में। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉगिन कर सकता हूं और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूं। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूं और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। इस लिस्ट में 2 राज्यों के कुल 5 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 3 नाम कर्नाटक के प्रत्याशियों के हैं और राजस्थान से 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। सूची के मुताबिक CP जोशी को राजस्थान के भीलवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं दामोदर गुर्जर राजस्थान के राजसमंद से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने बेल्लारी से ई तुकाराम को टिकट दिया। वहीं चामराजनगर से सुनील बोस पर भरोसा जताया, जबकि चिकबलपुर से रक्षा रमैया को मैदान में उतारा गया है। झारखंड विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 2 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने गांडेय विधानसभा से दिलीप कुमार वर्मा और बागीडोर से सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी घोषित किया है। ये थे खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहाँ मैं वहाँ मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए ईरान के एक पोत FV अल कंबर को अगवा करने वाले लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन जो चलाया है। और भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बताया
कि ईरान के जहाज अलकंबर 786 को समुद्री लुटेरों ने 28 मार्च को अगवा करने का प्रयास किया था। इसकी सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो गई। 12 घंटे से अधिक समय तक ऑपरेशन चलाकर अपहृत एफवी पर सवार समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए सफल ऑपरेशन के बाद ईरानी जहाज में सवार 23 पाकिस्तानियों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारतीय नौसेना की विशेषज्ञ टीम एफवी की सघनता से जांच कर रही है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज से देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में फिर से तेज वर्षा और तूफान की आशंका जताई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, झारखंड और बिहार में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड के कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। आज रंग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ये होली के 5वें दिन यानी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसे कृष्ण पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कुछ जगहों पर इसे देव पंचमी और श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन हवा में अबीर और गुलाल उड़ाए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन वातावरण में उड़ते हुए गुलाल से व्यक्ति के सात्विक गुणों में अभिवृद्धि होती है। इसलिए इस दिन शरीर पर रंग न लगाकर वातावरण में रंग बिखेरा जाता है। इस अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अलग अलग राज्यों के मौसम के तापमान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।